हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका मयूर। आज हम लोग पॉलीमर्स में आगे देखने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियोस में मैंने आप लोगों को एग्जैक्टली पॉलीमर्स क्या है, ओके, पॉलीमर्स का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द पॉलीमराइजेशंस, डिग्री ऑफ द पॉलीमराइजेशंस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलीमर्स। मैंने आप लोगों को एग्जैक्टली क्लासिफिकेशंस कितने टाइप से होता है, मैंने दो टाइप्स आप लोगों को बताया है। एज एग्जैक्टली देखने जाए तो क्लासिफिकेशन पॉलीमर्स का 5 टाइप से होता है। सिंपल बात करें तो उसमें मैंने आप लोगों को दो टाइप्स ऑलरेडी बताए थे लास्ट मेरे वीडियोस लेक्चर में, आप लोगों ने देखा होगा बच्चे लोग। तो सिंपल है, फर्स्ट मैंने बताया था एग्जैक्टली सोर्स के बिहाफ कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द सोर्स। तो सोर्स के बिहाफ में क्लासिफिकेशन 3 टाइप्स का मैंने बताया था, एक नेचुरल था, एक सिंथेटिक था और एक सेमी सिंथेटिक था। वो मैंने लास्ट वीडियोस में मैंने बताया था। उसके बाद सेकंड नंबर का मैंने जो बोला था क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से भी मैंने लास्ट वीडियोस में मैंने बताया था कि 3 कैटेगरीज में उसको डिवाइड किया गया था। एक लीनियर था, एक कौन सा था ब्रांच, एक कौन सा था क्रॉस ब्रांच। और हर एक के मैंने आप लोगों को एग्जैक्टली क्या बताए थे कि एग्जैक्टली क्रॉस क्या होता है, ब्रांच क्या होता है और लीनियर पॉलीमर्स क्या होता है। हर एक का मैंने आप लोगों को एक्सप्लेनेशन के साथ विद एग्जांपल्स बताए, जो आप लोगों ने मेरे वीडियोस लास्ट वीडियोस लेक्चर्स में आप लोगों ने देखा। हम लोगों ने टोटल 2 एग्जैक्टली पॉलीमर्स के क्लासिफिकेशन में टोटल 2 क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग जो करने जा रहे हैं वो पॉलीमर्स का 3rd नंबर का क्लासिफिकेशन है, जो बच्चे लोग आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो फोकस करना है यहाँ पे, ओके। जो यहाँ पे हम लोग करने जा रहे हैं वो है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। ये एग्जैक्टली 3rd नंबर का क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ द पॉलीमराइजेशन। तो बच्चे लोग ये मोड ऑफ द पॉलीमराइजेशन मतलब हम लोग करते हैं कौन कौन सी रिएक्शंस होती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ऐड करना, एडिशन रिएक्शंस, ये सब जो मोड्स के ऊपर डिपेंड करती है। इसके भी क्लासिफिकेशन के हिसाब से उसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मोड ऑफ द पॉलीमराइजेशन में भी उसके 2 टाइप से बचे लोग। एक जो हम लोग बोलते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन, एक जो है वो है एडिशन पॉलीमराइजेशन, और दूसरा जो रहेगा उसको बोलते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ऐसे 2 कैटेगरीज में पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मोड ऑफ द पॉलीमराइजेशन को डिवाइड किया गया है। एक है एडिशन, दूसरा है कंडेंसेशन। और एडिशंस को भी 2 पोर्शन में डिवाइड किया गया हुआ है बच्चे लोग, वो भी दिमाग में डाल देना। एक होमोपॉलीमर्स और दूसरा रहेगा कोपॉलीमर्स। ये किसके टाइप्स है, ये है एडिशन पॉलीमराइजेशंस के टाइप्स और ये कंडेंसेशंस। तो बच्चे लोग हम लोग पॉलीमर्स के अंदर 3rd नंबर का क्लासिफिकेशन जो है मोड ऑफ द पॉलीमराइजेशन। मोड ऑफ द पॉलीमराइजेशन ऐसे बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एडिशन पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। उसमें भी बच्चे लोग एडिशन पॉलीमराइजेशन के भी 2 पार्ट्स है, जिसको हम लोग बोलते हैं होमोपॉलीमर्स और दूसरे नंबर का हम लोग बोलते हैं कोपॉलीमर्स। तो बच्चे लोग आज हम लोग यहाँ पे ये लेक्चर्स के अंदर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मोड ऑफ द पॉलीमराइजेशन 3rd नंबर जो ये चैप्टर्स में वो करने जा रहे हैं। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग करने जा रहे हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन। उसमें बच्चे लोग हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एडिशन पॉलीमराइजेशन। ये जो टॉपिक है बच्चे लोग इंपॉर्टेंट है, तो फोकस करना, एडिशन पॉलीमराइजेशन। ओके, एडिशन पॉलीमराइजेशन में क्या होता है बच्चे लोग, सिंपल आप लोगों को बता देता हूं। जो मैं बोल रहा हूं वो खाली ध्यान से सुनना,
तो भी आप लोगों को पता चल जाएगा कि एडिशन पॉलीमराइजेशन होता तो क्या। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन का मतलब होता है सिंपल हम लोग ऐड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ऐड। फॉर एन एग्जांपल कि अगर हम लोग सिंपल है, सिमिलर ग्रुप्स होने चाहिए, इसके अंदर जो एक्टिव मॉलिक्यूल्स है ना वो पर्टिकुलर सिंपल फॉर्म में होने चाहिए। लाइक दैट कि इसका अगर मैं कोई एग्जांपल्स बता रहा हूं तो एग्जांपल्स आप लोगों को देखोगे तो पता चल जाएगा। एडिशन पॉलीमराइजेशन में आप लोगों ने ये देखा था CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको अपन लोग बोलते हैं इथीन। क्या बोलते हैं? इथीन। ये इथीन का एक मोनोमर है, ये इथीन का एक क्या है? मोनोमर। यही मोनोमर्स को अगर n से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, n मतलब कोएफिशिएंट्स हुआ, ओके, और इसका सिंबल यहां पे ऊपर लिखना जरूरी है। एडिशन पॉलीमराइजेशन कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? एडिशन पॉलीमराइजेशन। तो सिंपल चीज है, मैंने आगे वाले वीडियो में भी बताया था, तो भी ये वाला फिर से स्टेप बता रहा हूं। यहां पे ऐसे कुछ आप लोगों को मिलेगा, यहाँ पे ये ऐसे कुछ मिलेगा, इसको n लिखेंगे, और ये वाला जो यूनिट मिलेगा, ये यूनिट को हम लोग क्या बोलेंगे? रिपीटिंग यूनिट बोलेंगे। अगेन इसका पॉलीमराइजेशन करूंगा, यहाँ पे पॉलीमराइजेशन, अगेन इसका पॉलीमराइजेशन करूंगा, देन मेरे को ऐसा कुछ मिलेगा CH2 और इधर मिलेगा N। इसीलिए इसको बोलते हैं पॉलीथीन। This is the example of the addition polymerization। ये एडिशन पॉलीमराइजेशन में जो हमारा मोनोमर्स मतलब जो एक्टिव मॉलिक्यूल्स है वो सिंपल फॉर्म में होना चाहिए, और उसके अंदर हम लोग क्या करने चाहिए? पॉलीमराइजेशन। मतलब यही वाला जो मोनोमर्स है वो n टाइम तक जितना भी हम लोग n मतलब क्या होगा? डिग्री ऑफ द पॉलीमराइजेशन। कि यहाँ पे सपोज मैं 5 ले रहा हूं तो इसका मतलब है यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे? 5। मतलब ये वाला जो रिपीटिंग यूनिट्स है वो कंटिन्यू कितने टाइम तक रिपीट हो सकता है? 5 टाइम तक। और वही n को हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। मतलब कितने टाइम वो वाला जो यूनिट है, रिपीटिंग यूनिट, वो रिपीट हो, इसीलिए उसको क्या बोलता है? डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। ये एडिशन पॉलीमराइजेशन है। एडिशन पॉलीमराइजेशन का भी एक पहला पार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं होमोपॉलीमर्स। होमोपॉलीमर्स बच्चे लोग, अब ये होमोपॉलीमर्स भी क्या होता है बच्चे लोग? ये होमोपॉलीमर्स भी वन टाइप ऑफ सिमिलर फॉर्म इन एडिशन पॉलीमराइजेशन। आप लोग एडिशन बोलो या होमोपॉलीमर्स बोलो, मतलब सेम ही रहेगा, कोई चेंज नहीं है। मतलब होमो का मतलब क्या होता है? वन टाइप ऑफ द सिमिलर इन व्हाट? वन टाइप ऑफ द सिमिलर इन व्हाट? तो वन टाइप ऑफ द सिमिलर इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस, दिस कॉल्ड इज द एडिशन। एडिशन के भी दो टाइप्स है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, होमो एंड कोपॉलीमर्स। तो बच्चे लोग होमो के अंदर क्या होता है? सेम रिएक्शन जैसे कि एडिशन की होती है, वही एग्जांपल हम लोग किसके अंदर ऐड कर सकते हैं? होमोपॉलीमर्स के अंदर। इसके अंदर भी मैं आप लोगों को एग्जांपल बता रहा हूं। इसके अंदर मैं ले रहा हूं प्रोपीन ले रहा हूं। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द प्रोपीन? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये वाला जो है वो है प्रोपीन रहेगा बच्चे लोग। इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं? n से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। मतलब पहले हमारे पास प्रोपीन का वो मोनोमर्स था, अब n से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, देन उसका होमो पॉलीमराइजेशन या एडिशन पॉलीमराइजेशन कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? एडिशन पॉलीमराइजेशन। बट किसके बिहाफ में कर रहा हूं? होमो के फॉर्म में कर रहा हूं। तो बच्चे लोग इसमें भी वही सेम सिनेरियोस रहेगा कि इसमें भी यही रहेगा। CH3 जो रहेगा यहां पे रहेगा CH, यहां पे रहेगा CH2, इधर बॉन्ड आ जाएगा और इधर N रहेगा। आप लोगों ने ऐसा सोचा होगा, बट एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है। इसमें ये रिपीटिंग यूनिट नहीं मिलता है। इसमें ये वाला जो CH3 कंपाउंड है वो कार्बन के साथ ऐसे फॉर्म में कनेक्टेड हो जाएगा। इधर जो चेन रहेगी वो कार्बन से स्टार्ट होगी CH, और ये CH3 इसके सब्स्टिट्यूशन ब्रांच में चला जाएगा। देन यहाँ पे मिलेगा CH2 और इधर मिलेगा डैश। आगे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? N। मतलब ये वाला जो यूनिट है वो
इधर रिपीटिंग यूनिट्स बनेगा। क्या बनेगा? रिपीटिंग यूनिट्स। देन इसके बाद आप लोग पॉलीमराइजेशन करोगे आप लोग, तो सिंपल आप लोगों को एग्जैक्टली ऐसे कुछ मिलेगा। CH इधर मिलेगा, CH2 इधर मिलेगा, सॉरी माय मिस्टेक, इधर मिलेगा CH3, इधर डैश, इधर N, मतलब ये जो प्रोपिन था अब इधर किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? पॉलीप्रोपीन, सॉरी पॉलीप्रोपीन। ये वाला भी एग्जांपल आप लोग एडिशन पॉलीमराइजेशन में ले सकते हो, और ये वाला एडिशन पॉलीमराइजेशन का एग्जांपल भी आप लोग होमो पॉलीमर्स में ले सकते हो। दोनों बच्चे लोग सेम एग्जांपल्स है, बट इसमें एक चीज बोल रहा हूं कि होमो पॉलीमर्स के अंदर आप लोगों को सिंपल एक्टिव मॉलिक्यूल्स लेने जरूरी है। सिंपल मतलब एक ही कंपाउंड्स फॉर्म में होने चाहिए, लाइक इथीन है, प्रोपीन है, जिसमें एक ही कंपाउंड्स होना चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं होमो पॉलीमर्स। वो किसका टाइप है? वो टाइप है एडिशन पॉलीमराइजेशन का। होप्सो बच्चे लोग आप लोगों को ये वाले कंसेप्ट में पता चल गया होगा। सेकंड नंबर यहाँ पे ही बता रहा हूं, जिसको बोलते हैं कोपॉलीमर्स। बच्चे लोग ये वाला पॉलीमर्स इंपॉर्टेंट है। ये वाले पॉलीमर्स में क्या याद रखना है? तो ध्यान रखना, ये जो दो कंपाउंड्स है वो दोनों कंपाउंड्स बच्चे लोग डिफरेंट होने चाहिए। क्या होने चाहिए? डिफरेंट। जो एक्टिव मॉलिक्यूल्स है ना, वो एक्टिव मॉलिक्यूल्स क्या रहने चाहिए? डिफरेंट एक्टिव मॉलिक्यूल्स। वो एक दूसरे से क्या होने चाहिए? डिफरेंट। ये पता नहीं चला तो मैं नीचे एक एग्जांपल बता रहा हूं बच्चे लोग, वो देखोगे तो आपका जो माइंड का जो डाउट्स है वो भी यहाँ पे इजीली सॉल्व हो जाएगा। फॉर एन एग्जांपल कि यहाँ पे मैं ले रहा हूं बेंजीन। बेंजीन के ऊपर ले रहा हूं CH डबल बॉन्ड CH2। दिस इज अ विनाइल कंपाउंड, CH डबल बॉन्ड CH2। दिस इज अ विनाइल कंपाउंड और नीचे बेंजीन है, इसीलिए इसको बोलते हैं विनाइल बेंजीन। इसको क्या बोलते हैं? विनाइल बेंजीन। विनाइल बेंजीन के अंदर यहां पे मैं ऐड कर रहा हूं, क्या ऐड कर रहा हूं? वो ब्यूटा 1,3 डाइनम, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये वाले का नेम होगा ब्यूटा 1,3 डाइनम। बच्चे लोग दोनों कंपाउंड्स देखो, इधर बेंजीन है, इधर एरोमेटिक कंपाउंड है, इधर एलिफेटिक कंपाउंड है। बच्चे लोग दोनों सिंपल एक दूसरे से डिफरेंट एक्टिव मॉलिक्यूल्स है, मतलब दोनों मोनोमर्स के बिटवीन डबल बॉन्ड तो है, बट दोनों के नीचे जो अनदर ब्रांच, जो सब्स्टिट्यूशन ब्रांच कनेक्टेड है, वो एक दूसरे से कौन से फॉर्म में है? डिफरेंट फॉर्म में है। समझ में आ रहा है? इसीलिए इसका मैं क्या करूंगा? कोपॉलीमराइजेशन। तो जब भी मैं इसका कोपॉलीमराइजेशन करूंगा बच्चे लोग, तो ध्यान से देखना, डायरेक्ट प्रोडक्ट बता रहा हूं कि डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या मिलेगी। तो यहां पे ये मेन जो है ना वो CH रहेगा। ओके, तो इधर डैश कर दीजिए आप लोग, फिर CH। अब बेंजीन को फिनाइल फॉर्म में हम लोग ऐसे फॉर्मूला में लिख सकते हैं C6H5। तो बच्चे लोग आप पूछोगे कि एक H कहां पे गया? तो ये कार्बन ने ये कार्बन के साथ बॉन्ड क्रिएट किया, मतलब एक H वहां पे चला गया। ये इतना हो गया C6H5, ये रहा CH, मैंने यहां पे रख दिया। ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में CH2 हो जाएगा। इधर बच्चे लोग ये वाला बॉन्ड आगे चला जाएगा और ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा। ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो आगे चला जाएगा, मतलब यहाँ पे ऐसे मिलेगा CH2, देन उसके बाद CH, इधर आ जाएगा डबल बॉन्ड CH और इधर मिलेगा CH2 और यहाँ पे बॉन्ड और इधर लिखना पड़ेगा N। बच्चे लोग इसका नेम क्या होगा? आप लोगों को जानने की बहुत जरूरत रहेगी। इसको हम लोग बुलाते हैं बुना S। क्या बुलाते हैं? बुना S। क्या बुलाते हैं बच्चे लोग? बुना S। स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर, जिसको हम लोग बोलते हैं बुना S।
This is a mechanism, this is the preparations of the Bunais, which are the ingredient in a which polymers, copolymers. Okay, ये वाला आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। आप फिर से एक बार बता रहा हूं, मैंने अभी जस्ट बताया है आप लोगों को एक ही पॉलीमर जिसको बोलते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन। तो बच्चे लोग फिर से एक बार जितना भी कांसेप्ट्स मैंने करवाया है वो एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं, फटाफट फोकस कर लो कि मैंने यहाँ पे बताया हुआ है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मोड ऑफ द पॉलीमराइजेशन। दो टाइप्स में डिवाइड होता है, एडिशन एंड कंडेंसेशन। एडिशन के भी दो टाइप्स है, होमोपॉलीमर्स एंड कोपॉलीमर्स। एडिशन पॉलीमर्स मतलब क्या होता है, सिंपल एक एक्टिव मॉलिक्यूल्स के बिटवीन जो पॉलीमराइजेशन होता है उसके अंदर से जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं एग्जैक्टली एडिशन पॉलीमराइजेशन। सेम वही एग्जांपल हम लोग होमोपॉलीमर्स जो उसका टाइप है उसमें भी डाल सकते हैं। मैंने दो एग्जांपल आप लोगों को ये वाले में बताया हुआ है, एक इथीन में से क्या मिलता है पॉलीथीन, और प्रोपीन में से क्या मिलता है पॉलीप्रोपीन। दोनों एग्जांपल हम लोग एडिशन पॉलीमर्स या होमोपॉलीमर्स के अंदर कंसीडर कर सकते हैं। चलो ओके, एंड दूसरा मैंने बताया हुआ है कोपॉलीमर्स। तो होमोपॉलीमर्स और कोपॉलीमर्स में इतना ही डिफरेंट है, यहाँ पे एक ही एक्टिव मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे दो डिफरेंट एक्टिव मॉलिक्यूल्स के बिटवीन क्या होता है कोपॉलीमराइजेशंस। और पर्टिकुलर हम लोगों को क्या मिलती है, एक सिंपल पॉली चेन मिलती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया विनाइल बेंजीन है, ब्यूटाबेंजीडाइन, दोनों का जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स है वो एक दूसरे से डिफरेंट है, दोनों मोनोमर्स एक दूसरे से डिफरेंट है। दैट्स व्हाई वो दोनों एक दूसरे के साथ जो रिएक्शंस करेंगे वो भी कोपॉलीमराइजेशन, एंड दैट्स व्हाई अपन को यहाँ पे पर्टिकुलर क्या प्रोडक्ट मिलेगी, गुना एस। तो बच्चे लोग ये भी इंपॉर्टेंट है, विनाइल बेंजीन और ब्यूटाबेंजीडाइन जब मर्ज हो रहा है और उसका कोपॉलीमराइजेशन हो रहा है, मतलब एडिशन रिएक्शन के अंदर कोपॉलीमराइजेशन हो रहा है, तो सिंपल मेरे को जो प्रोडक्ट में मिल रहा है वो क्या है, गुना एस। बच्चे लोग एक बार देख लीजिए आप लोग फटाफट। ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों ने आगे देखा कि सिंपल चीज आप लोगों ने क्या देखी कि एडिशन पॉलीमराइजेशन में दो टाइप्स थे, होमो एंड को। अब हम लोग जो कर रहे हैं बच्चे लोग वो वाला जो है दिस इज अ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अब हमारा जो वही टॉपिक है कि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। बच्चे लोग आपके लिए ये वाला भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे भी एडिशंस के दो टाइप्स देखे, अब हम लोग जो कर रहे हैं वो है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो माइंड में क्वेश्चन होता है कि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है, तो ये ऑलरेडी मैंने फर्स्ट वाले वीडियोस के अंदर मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल्स बताया था, वो एग्जांपल्स नायलॉन 66 का था। तो उसमें बच्चे लोग आप लोगों ने क्या देखा था कि सिंपल मैंने जो भी रिएक्टेंट यूज किए थे, जो भी रिएक्टेंट थे वो वाले पर्टिकुलर बाइफंक्शनल ग्रुप थे या ट्राइफंक्शनल ग्रुप्स थे। तो इसके अंदर एक कॉमन पॉइंट्स आएगा कि इसमें हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो मोनोमर्स या बाइफंक्शनल होने चाहिए या ट्राइफंक्शनल होने चाहिए। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं कि इसके अंदर ये टैग ये वाला एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए। ओके, इसीलिए उसके अंदर आप लोग जो भी पॉलीमराइजेशंस करोगे वो हो जाएगा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशंस एज अ बाइफंक्शनल फॉर्म या ट्राइफंक्शनल फॉर्म। बट क्या होना चाहिए, पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूशन ग्रुप्स, मतलब कोई भी कंपाउंड्स लाइक हम लोग बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप, इसका भी मैं आप लोगों को एक एग्जांपल्स बता रहा हूं। तो वो भी एग्जांपल्स ऑलरेडी आपने मेरे लास्ट वीडियोस में देखा ही होगा, फिर से एक बार बता रहा हूं जिस जो एग्जांपल्स है नायलॉन 66। ओके, ये पर्टिकुलर बनता कैसे है, मेड कैसे होता है, तो सिंपल इसके लिए दो रिएक्टेंट्स हम लोग यूज करते हैं लाइक अ फॉर्म क्या, तो रिएक्टेंट्स के अंदर हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड करते हैं एडिपिक एसिड। कौन सा लेते हैं, एडिपिक एसिड, और दूसरे नंबर का जो हम लोग यूज करते हैं वो वाला है हेक्सामिथाइलिन डाइएमाइन। ये दोनों एग्जैक्टली रिएक्ट कर रहे हैं,
ओके, ये दोनों लाइक मोनोमर्स है, एक्टिव मोनोमर्स है, जो एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं बच्चे लोग, एंड रिएक्ट कर रहे हैं, और उसके अंदर हम लोग अभी तक मैंने ऐसा ही बोला है कि दोनों के बिटवीन जस्ट पॉलीमराइजेशन होता है, बट एग्जैक्टली प्रोसेस में बताना इतना भी जरूरी है कि ये दोनों जब एक दूसरे के साथ मर्ज होंगे, रिएक्ट करेंगे, तब उसके अंदर जो पॉलीमराइजेशन होगा उसको बोलते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। दोनों का यहाँ पे एग्जैक्टली फॉर्मूला लिख रहा हूँ, एडिपिक एसिड COOH, फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा CH2 और यहाँ पे लिखना पड़ेगा COOH। यहाँ पे हेक्सामिथाइलिन डायअमाइन का फॉर्मूला होता है NH2 CH2 इधर लिखना पड़ेगा NH2। तो बच्चे लोग, मैंने ऊपर आप लोगों को एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, बाइफंक्शनल और ट्राइफंक्शनल, मतलब एक जैसे दो या तीन पर्टिकुलर कोई भी कार्बन के सीरीज के साथ या कार्बन की चेन के साथ कनेक्टेड है, उसके अंदर आप लोग कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो कि COOH 1 और 2 है, मतलब ये 2 हो गया, मतलब ये कौन सा ग्रुप हो गया, बाइफंक्शनल हो गया। तो इधर भी देखो NH2 और NH2, मतलब ये वाला भी क्या हो गया, एज अ बाइफंक्शनल। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं आप लोगों को? तो ही इन दोनों के बिटवीन कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन पॉसिबल है। यहाँ पे मैं इसका एग्जांपल्स भी ले रहा हूँ कि यहाँ पे मैं ले रहा हूँ हेक्सामिथाइलिन डायअमाइन, जिसका फॉर्मूला ऐसे होता है NHH, मतलब ये NH2, इधर लिख रहा हूँ CH2 इधर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ NH2, मतलब ये क्या हो गया, हेक्सामिथाइलिन डायअमाइन। इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ क्या, एडिपिक एसिड। क्या डाल रहा हूँ, एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड का फॉर्मूला मैं ऐसे लिख सकता हूँ C+O, इधर लिख सकता हूँ OH, और इसमें प्लस डाल रहा हूँ डैश। यहाँ पे CH2 4 टाइम है, ये निकाल रहा हूँ यहाँ से, और यहाँ पे फिर से ऐड करना हूँ C+OH, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं एडिपिक एसिड। अब आप लोगों को यहाँ पे पॉलीमराइजेशन लिखने की जरूरत नहीं है, अब आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। और जब भी आप लोग कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कर रहे हो, तब उसके अंदर से यहाँ पे एक पॉइंट बता रहा हूं, बाई प्रोडक्ट। ये भी एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। बाई प्रोडक्ट में कंपलसरी या तो वाटर निकलेगा, या HCl निकलेगा, या अल्कोहल निकलेगा। बाई प्रोडक्ट में ये तीन चीज आप लोगों के लिए एमसीक्यूज में इंपॉर्टेंट रहेगी। मैंने सर ये आपने क्या लिखा, तो ये भी ये रिएक्शन के साथ ही आप लोगों को पता चल जाएगा। देखो बच्चे लोग कि इधर से क्या निकलेगा, H निकलेगा, तो इधर से क्या निकलेगा, OH। इसका तो पहले आप लोगों को N मोल्स लेना पड़ेगा, इधर N मोल्स लीजिए आप लोग, और इधर भी एग्जैक्टली इसके कितने मोल्स लीजिए, N मोल्स। इधर से क्या निकलेगा, H, तो इधर से क्या निकलेगा, OH। इधर से भी क्या निकलेगा, H, तो इधर से भी क्या निकलेगा, OH। दोनों कितने मोल्स निकल रहे हैं, N मोल्स। तो मतलब N मोल्स ऑफ H2O क्या हो जाएगा, रिएक्शंस में रिमूव हो जाएगा एज अ बाई प्रोडक्ट। तो मैंने यहाँ पे निकाल दिया। अब आपको एग्जैक्टली यहाँ पे बता रहा हूँ कि मेजर प्रोडक्ट क्या मिलेगा। तो मेजर प्रोडक्ट में पहला H निकल गया, सोचो इधर से H निकल गया, तो बचा क्या, अभी ये चेन कंटिन्यू बचेगी। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ डैश, इधर NH, इधर CH2 6, फिर NH, क्यों, क्योंकि यहाँ से भी H निकल गया, ओके। देन यहाँ से भी क्या निकल गया, OH। तो अभी बचा क्या, डायरेक्ट C डबल बॉन्ड O डाल दिया मैंने। यहाँ पे क्या लिखा, CH2 4 टाइम,
देन यहां से भी क्या निकल गया OH, और यहां पे क्या बचा C डबल बॉन्ड O, और यहां पे N टाइम। मतलब ये जो पर्टिकुलर रिपीटिंग यूनिट मिला उसको मैं n टाइम तक रिपीट करूंगा, मतलब मेरे को जो मिलेगा उसको बोल सकते हैं नायलॉन 66। ये कैसे मिलेगा कि जब आप लोग कोई भी बाइफंक्शनल या ट्राइफंक्शनल एक्टिव मॉलिक्यूल्स के साथ दोनों रिएक्ट करवाओगे, तब उसका कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन करवाओगे, तब आप लोगों को एवरी टाइप प्रोडक्ट्स में क्या मिलेगा, एग्जैक्टली पर्टिकुलर पॉलीमर्स। और इसीलिए ये वाली रिएक्शन में बाय प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा H2O, HCl या अल्कोहल रिमूव हो सकता है, जैसे कि ये वाली रिएक्शन में वाटर रिमूव हुआ। वैसे डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट रिएक्शंस में एज अ बाय प्रोडक्ट के अंदर आप लोगों को ये वाले पर्टिकुलर्स कंपाउंड H2O, HCl या अल्कोहल जैसे पर्टिकुलर्स बाय प्रोडक्ट के कंपाउंड वहां से क्या हो सकते हैं बच्चे लोग, रिलीज हो सकते हैं। इसीलिए ये वाला कंडेंसेशन इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों को एमसीक्यूज फॉर्म में या पर्टिकुलर थियरीज फॉर्म में आप लोग जब आप लोग कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जेईई नीट के रिगार्डिंग एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, तो इसमें आप लोगों का ये वाला रिएक्शंस और ये वाले जितने भी टॉपिक यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे बच्चे लोग। ओके बच्चे लोग, आप लोग एक बार यहाँ पे देख लीजिए एग्जैक्टली क्या बताना चाहता हूँ, एक बार देख लीजिए यहाँ पे। ओके कि मैंने आप लोगों को बताया कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशंस। तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशंस में आप लोगों ने एग्जैक्टली देखा कि बाइफंक्शनल्स और ट्राइफंक्शनल्स ग्रुप जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशंस करते हैं, पर तब का पर्टिकुलर अपन को क्या मिलता है, एज अ पॉलीमर्स प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलता है। मैंने आप लोगों को बाय प्रोडक्ट्स भी बताया। अब यहाँ पे हम लोग 4 टाइप ऑफ पॉलीमर्स करेंगे। ओके कौन सा टाइप, 4 टाइप। ओके तो उसका मतलब है क्लासिफिकेशन, उसका जो नेम है वो यहाँ पे बता रहा हूं, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोलिकुलर फोर्सेस। अब हम लोग जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं पॉलीमर्स का, वो क्लासिफिकेशन है मोलिकुलर फोर्सेस के हिसाब से। अब बच्चे लोग आप लोगों को ये वाला वर्ड भी आई होप सो थोड़ा पता होगा कि मोलिकुलर फोर्सेस होता तो क्या है। तो बच्चे लोग मोलिकुलर फोर्सेस पर्टिकुलर पॉलीमर्स के अंदर जनरेट होता है उसके खुद के कैरेक्टर्स के ऊपर से। ओके अब एग्जैक्टली मोलिकुलर फोर्सेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अंदर का कैरेक्टर्स होता है फर्स्ट इलास्टिक्स या इलास्टिसिटी, हम लोग बोलते हैं उसका इलास्टिक पावर। सेकेंड नंबर टफनेस एंड यहां पे उसका टेंसिल, बट कौन सा टेंसिल, सरफेस टेंसिल। इसके अकॉर्डिंग पर्टिकुलर्स पॉलीमर्स के अंदर ये 3 कैरेक्टर्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग टू उसके कैरेक्टर्स के हिसाब से उसके अंदर पर्टिकुलर एक फोर्स जनरेट होता है, और वो फोर्स मतलब जिसके बारे में आप लोग जानते हो तो जिसे बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स। और ये इंटरमोलिकुलर फोर्स के रिगार्डिंग एग्जैक्टली क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मोलिकुलर फोर्सेस के भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के रिगार्डिंग टोटल 4 टाइप्स है। कितने टाइप्स है स्टूडेंट्स, 4 टाइप्स। और ये चारों के चारों जो टाइप्स है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे सिंपली बता रहा हूँ। ओके फर्स्ट इलास्टोमर, जिसका फर्स्ट टाइप है इसको बोलते हैं इलास्टोमर। ये एग्जैक्टली फर्स्ट टाइप है जिसको बोलते हैं इलास्टोमर। सेकेंड टाइप जिसको बोलते हैं फाइबर्स। फर्स्ट नंबर है इलास्टोमर्स है, सेकेंड नंबर है फाइबर्स है, थर्ड नंबर जो है उसको बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक, एंड लास्ट
जो उसका क्लासिफिकेशन है, उसका जो नेम है, उसको बोलते हैं थर्मोस्टैटिन। ऐसे बचे लोग टोटल पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मोलेकुलर फोर्सेस पर्टिकुलर जनरेट होता है पॉलीमर्स के कैरेक्टर्स के ऊपर से। पॉलीमर्स के कौन से कैरेक्टर्स? तो एक इलास्टिक ओके, उसके बाद उसकी टफनेस और उसके बाद उसका सरफेस टेंसिल, मतलब उसका सरफेस जो सॉलिड फॉर्म में होता है उसका वो सरफेस टेंसिल्स के हिसाब से ये तीनों को रिकॉग्नाइज करके उसके अंदर मोलेकुलर फोर्स जनरेट होता है। और उसके अंदर भी कौन सा मोलेकुलर फोर्स जनरेट होता है? उसके अंदर होता है इंटरमोलेकुलर फोर्स। कौन सा जनरेट होता है बच्चे लोग? इंटरमोलेकुलर फोर्स। और यही इंटरमोलेकुलर फोर्स को रिकॉग्नाइज करके पर्टिकुलर इसके 4 टाइप्स है। किसके? क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मोलेकुलर फोर्सेस। और यही 4 टाइप्स जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताए हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है इलास्टोमर, सेकंड नंबर है फाइबर, थर्ड नंबर है थर्मोप्लास्टिक, फोर्थ नंबर है थर्मोस्टैटिन। इसमें से आप लोगों ने हर एक का नाम सुना होगा, हर एक के बारे में आप लोगों को पता ही है। ये वर्ड्स आप लोग ऑलरेडी लोअर स्टैंडर्ड्स के अंदर पढ़ के आए हुए हो। तो पहली चीज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं कि पर्टिकुलर, पहला आप लोगों को सिंपल चीज बता रहा हूं, फाइबर्स, जो आप लोगों को उसके बारे में अच्छी तरह से पता है। तो फाइबर्स के अंदर फर्स्ट पॉइंट कि इसके अंदर जो पॉलीमर्स का जो चेन होता है, पॉलीमर्स चेन एज अ लॉन्ग चेन, जो चेन होती है पॉलीमर्स की वो क्या होती है? लॉन्ग चेन होती है। और इसका सेकंड नंबर का पॉइंट है इसके अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट मोलेकुलर अट्रैक्शंस फोर्स रहता है। इसीलिए इसका जो मॉड्यूलस एंड सरफेस टेंशन एंड मॉड्यूलस एंड सरफेस टेंसिल एंड मॉड्यूलस क्या रहेगा? सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रहेगा बच्चे लोग। क्यों? क्योंकि इसके अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलेकुलर फोर्स है। और इसका जो चेन होता है पॉलीमर्स का वो लॉन्ग कंटिन्यू चेन होता है, जिसके रिगार्डिंग उसके मोलेकुलर फोर्स, मोलेकुलर मास क्या होंगे? ज्यादा होंगे। इसीलिए एग्जैक्टली उसके बिटवीन स्ट्रॉन्ग इंटरमोलर अट्रैक्शंस बनेगा। और इसके रिगार्डिंग वो जो उसकी सरफेस टेंसिल होगी, मॉड्यूल्स क्या होगा? स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगा। इसीलिए वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर बच्चे लोग? फाइबर्स के अंदर। और फाइबर्स के एग्जांपल्स की अगर हम लोग बात करें तो ये भी तुम लोग ऑलरेडी पढ़ के आए हो कि फाइबर्स के एग्जांपल में आप लोग ले सकते हो नायलॉन 6 ले सकते हो, नायलॉन 6 ले सकते हो एंड टेरिलिन भी ले सकते हो। दिस इज एग्जांपल्स ऑफ द फाइबर्स। ये फाइबर्स जब आप लोग पर्टिकुलर रूटीन लाइफ में यूज करते हो तब आप लोगों को पता चलेगा कि उसका जो इलास्टिक पावर है वो क्या रहेगा? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट। क्या रहेगा? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बच्चे लोग। ये एग्जैक्टली जब भी आप लोग फाइबर्स के बारे में रीड कर रहे हो तब ये मेजर पॉइंट्स जो है वो आपके माइंड के अंदर होने जरूरी है। क्यों? क्योंकि यही आप लोगों का बेसिक कंसेप्ट है। ये पता चल गया तो आप लोगों को फाइबर्स के बारे में ऑलमोस्ट पता चल गया बच्चे लोग। होप सो आप लोगों को यहाँ पे एग्जैक्टली पता चल रहा है। ओके बच्चे लोग, तो जैसे आप लोगों ने देखा कि फाइबर्स, तो फाइबर्स के ये सब एग्जांपल्स है। वैसे अब हम लोग आगे के क्वेश्चंस में जा रहे हैं। उसका एक और टाइप जिसको बोलते हैं इलास्टोमर। तो इलास्टोमर्स का मतलब क्या होता है कि इलास्टोमर का तो पहले नेचर वो जो देखने को मिलता है वो सॉलिड फॉर्म में, हार्ड सब्सटेंस फॉर्म में होता है, हार्ड पॉलीमर्स होता है। इसके अंदर दूसरी चीज ये देखने को मिलती है, इसका भी स्ट्रक्चर लाइक लीनियर पॉलीमर्स जैसा होता है। लीनियर पॉलीमर्स मतलब उसके जो ब्रांचेस होती है वो स्ट्रेट चेन में होती है। ओके, बट इसका एक वीक पॉइंट क्या है? वीक फोल्ड क्या है? कि इसके अंदर इलास्टोमर्स के अंदर एग्जैक्टली आप लोगों को वीक इंटरमोलेकुलर
जनरेट होता है। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इलास्टोमर्स के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं कि इंटरमोलेकुलर फोर्स, बट इंटरमोलेकुलर फोर्स भी दो टाइप्स के होते हैं बच्चे लोग, एक स्ट्रॉन्ग होता है और एक वीक होता है। जैसे कि हम लोगों ने फाइबर्स में बात की, तो फाइबर्स के अंदर जो पर्टिकुलर्स जो रिएक्टर्स होते हैं उसके बिटवीन जो मोलेकुलर फोर्स रहता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रहता है। इंटरमोलेकुलर फोर्स क्या रहता है? स्ट्रॉन्गेस्ट, इसलिए उसका मॉड्यूलस और उसका जो एग्जैक्टली मास, उसका जो चेन रहेगा वो बहुत बड़ा रहेगा। दैट्स व्हाई उसका पर्टिकुलर जो टेंसिल, सरफेस टेंसिल रहेगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट रहेगा। जबकि मैं इलास्टोमर की बात कर रहा हूं तो इलास्टोमर भी फाइबर की तरह सॉलिड फॉर्म में ही होते हैं, वो भी उसकी तरह लीनियर पॉलीमर्स मतलब लीनियर शेप में उसकी भी चेन लॉन्गेस्ट होती है। बट इसमें और इसमें एक पॉइंट का सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि इसके अंदर जो पर्टिकुलर फोर्स लग रहा है वो है वीक इंटरमोलेकुलर अट्रैक्शन फोर्स। इसीलिए इंटरमोलेकुलर अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है बच्चे लोग, इसीलिए उसके अंदर स्क्रैचेबिलिटी, जो हम लोग स्क्रैच करते हैं, स्क्रैचेबिलिटीज रहेगी, वो क्या रहेगी? पर्टिकुलर ज्यादा रहेगी। इसीलिए उसके अंदर जो उसका नेचर रहेगा वो क्या नेचर रहेगा? इलास्टिक नेचर रहेगा। इलास्टिक, और इलास्टिक नेचर रह रहा है इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलास्टोमर्स। क्या बोलते हैं? इलास्टोमर। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं स्टेटमेंट, इसके अंदर वीक इंटरमोलेकुलर फोर्स लग रहा है, इसीलिए उसके अंदर जो वीक इंटरमोलेकुलर फोर्स है इसके लिए उसके अंदर स्क्रैच मतलब आप लोग करते हैं ना, स्क्रैच करना मतलब एग्जैक्टली इलास्टिक के फॉर्म में। हमारे पास कोई रबड़ है नॉर्मल बता रहा हूं तो उसको हम लोग क्या करते हैं? स्क्रैच करते हैं। स्क्रैच क्या करते हैं? स्क्रैच। तो वो स्क्रैचिंग पावर किसके अंदर देखने को मिलता है? इलास्टोमर में। जस्ट फॉर रीजन व्हाट? वीक इंटरमोलेकुलर अट्रैक्शन फोर्स। और इसीलिए इसके अंदर वीक इंटरमोलेकुलर अट्रैक्शन फोर्स है, इसीलिए इसके अंदर इलास्टिक नेचर देखने को मिलता है। उसका जो नेचर होता है वो इलास्टिक होता है। क्यों? क्योंकि इसका जो स्ट्रेचिंग पावर क्या होता है, इसके रिकॉग्नाइज वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। मतलब वो चीज को हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं? स्ट्रेच कर सकते हैं। ठीक है, इसके भी एग्जांपल्स बता देता हूं कि इसके भी एग्जांपल्स क्या रहेंगे। एक तो आ सकता है नेचुरल रबर, आ सकता है नेचुरल रबर, दूसरा आ सकता है बुना एस, तीसरा आ सकता है बुना एन। ये सब और भी आ सकते हैं, वल्केनाइज्ड रबर्स भी आ सकता है, बट वल्केनाइज्ड रबर इसलिए नहीं सकते क्योंकि वो क्या होता है? पर्टिकुलर स्ट्रॉन्गेस्ट रहता है। हाँ, एक और रबर ले सकते हैं जिसको बोलते हैं नियोप्रीन। क्या बोलते हैं? नियोप्रीन। दिस इज एन एग्जांपल्स ऑफ द इलास्टोमर जिसमें एग्जैक्टली क्या होता है? वीक इंटरमोलेकुलर अट्रैक्शन फोर्स होता है, जिसको स्ट्रेच करने के लिए हम लोगों को ज्यादा फोर्स देने की जरूरत नहीं पड़ती। और इसके रिकॉग्नाइज मैं यहाँ पे आप लोगों को एक स्ट्रक्चर भी बता रहा हूँ। दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ नियोप्रीन। ये यहाँ पे ही बता रहा हूँ, एक बार फोकस करके यहाँ पे देख लेना। CH2 CH इधर डाल देना है, CH इधर डालना है, CH इधर डालना है, CH2 डैश यहाँ पे लिखना है N। This is the structures of neoprene। फिर से बोलना हो, CH2 बॉन्ड चेन कंटिन्यू है, ये रिपीटिंग यूनिट है, फिर CH नीचे आएगा Cl, CH CH2। This is a formula of the neoprene and this is a repeating unit of the neoprenes। ये आप लोगों का एग्जैक्टली इलास्टोमर्स के जितने भी बेसिक मेन पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेन करके बता दीजिए, वो एक बार आप लोग देख लीजिए बच्चे लोग। ओके बच्चे लोग, तो आप लोगों को मैंने जैसे बताया कि इलास्टोमर्स क्या होता है, होप सो आप लोगों को एग्जैक्टली पता चल गया होगा। ये वीडियोस आप लोग जब देख रहे हो तब साथ में टेक्स्ट बुक देखने के बाद भी आप लोग टेक्स्ट बुक में एक बार रेफर करो तो आप लोगों का पूरा कंसेप्ट एग्जैक्टली माइंड के अंदर क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चे लोग, अब हम लोग आगे दो जो क्वेश्चंस बाकी है जो ऑलरेडी आप लोग लोअर स्टैंडर्ड्स के अंदर पढ़ के आए हो, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिक।
ये दोनों वर्ड्स के बारे में आप लोगों को पता है कि थर्मोप्लास्टिक, तो थर्मोप्लास्टिक में क्या होता है कि थर्मोप्लास्टिक कंपेयर टू द थर्मोसेटिंग की कंपैरिजन में क्या होता है, वीक प्लास्टिक होता है। ये सिंपल चीज है कि थर्मोप्लास्टिक है, तो पहला पॉइंट तो इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट लिखना पड़ेगा कि थर्मोप्लास्टिक के अंदर स्लाइटली यहां पे आप लोगों को ब्रांच पॉलीमर्स जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, स्लाइटली ब्रांच पॉलीमर जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ये भी पूरा एक ह्यूज ऐसा तो लीनियर शेप होता है, बट उसके अंदर ह्यूज मॉलिक्यूल्स मतलब एन मॉलिक्यूल्स तक कंटिन्यू फॉर्म में वो क्या होता रहेगा, रिपीटिंग होता रहेगा। इसको अगर मैं हाई टेम्परेचर दे रहा हूं तो ये वाला प्लास्टिक है वो मेल्ट हो जाएगा, देन उसके बाद उसको कूल कर रहा हूं मतलब ठंडा कर रहा हूं, फ्रीज कर रहा हूं, तो जैसा शेप क्रिएट हो गया उसके बाद उसको इजीली नॉर्मल टेम्परेचर पे उसको हम लोग अनदर शेप में कन्वर्ट नहीं कर सकते। लाइक ए सिंपल है, ये मार्कर आप लोगों को दिख रही है, ये मार्कर को मेरे को मेल्ट करने के लिए टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा। एक बार मेल्ट हो गई उसको मैं जो भी शेप के अंदर डालूंगा वही शेप वो जनरेट कर लेगा। कब कि जब उसको मैं क्या कर रहा हूं, सिंपल फ्रीज कर रहा हूं। तो समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, तो इसमें भी टेम्परेचर भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, बट एक बार कन्वर्ट हो गया फिर उससे भी ज्यादा हाई टेम्परेचर पे आप लोग लेके जाओ बच्चे लोग, तो इसका मतलब है इसको फिर से आप लोग मेल्ट कर सकते हो। समझ में आया बच्चे लोग? ये जनरली कौन सी पॉलीमर्स के जैसा है, ब्रांच पॉलीमर्स के जैसा है। सेकंड नंबर, ये सॉफ्ट एंड एग्जैक्टली क्या है, लो वेट वाला पॉलीमर्स है। ओके, और ये पर्टिकुलर, ध्यान से ये पॉइंट जो एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, ये पर्टिकुलर इलास्टोमर से ज्यादा मोलेकुलर फोर्स जनरेट करता है, ज्यादा मतलब ऐसे एरो करके बता रहा हूं, और फाइबर्स की कंपैरिजन में इसके अंदर जो मोलेकुलर फोर्स रहेगा वो क्या रहेगा, कम रहेगा। और इसके एग्जांपल में आप लोग ले सकते हो पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, PVC, polythene, polystyrene are the example of the thermoplastic। समझ में आ गया? ये थर्मोप्लास्टिक के मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे लोग। और जब भी आप लोग वीडियोस देख रहे हो तब ये जो मैंने पॉइंट्स लिखे वो देखो, और जो मैं एक्सप्लेनेशन करके बोल रहा हूँ वो भी ध्यान से सुनना, वो भी आप लोगों के लिए एमसीक्यू में इंपॉर्टेंट रहेगा। पीवीसी का एग्जैक्टली अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, इसका एग्जांपल बता रहा हूँ पीवीसी का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होगा एग्जैक्टली CH, इधर आएगा Cl, इधर आएगा CH2, इधर, और ये N। दिस इज द रिपीटिंग यूनिट ऑफ द पीवीसी मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड। और वो जो एग्जांपल आता है वो है थर्मोप्लास्टिक के अंदर। तो बच्चे लोग आप लोगों को ये जो मैंने बोला थर्मोप्लास्टिक उसमें पता चल गया होगा। एंड लास्ट जो एग्जैक्टली क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मोलेकुलर फोर्सेस का लास्ट टाइप, जिसको हम लोग बोलते हैं थर्मोसेटिंग। क्या बोलते हैं बच्चे लोग? थर्मोसेटिंग। तो थर्मोसेटिंग में एग्जैक्टली जो पॉलीमर्स देखने को मिलता है वो होता है क्रॉस ब्रांच पॉलीमर्स के जैसे स्ट्रक्चर्स आप लोगों को देखने को मिलता है। मतलब क्रॉस ब्रांच पॉलीमर्स में आप लोगों ने क्या देखा था, बाइफंक्शनल या ट्राइफंक्शनल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंस होता है। दैट्स व्हाई इसकी कंपैरिजन में, किसकी कंपैरिजन में, थर्मोप्लास्टिक की कंपैरिजन में ये वाला क्या रहेगा, स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगा। थर्मोप्लास्टिक की कंपैरिजन में थर्मोसेटिंग जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। इसीलिए इसको मेल्ट करने के लिए एग्जैक्टली
उसकी कंपैरिजन में ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तभी ये पर्टिकुलर कोई अनदर शेप के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, वरना वो पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? और एक और चीज बोल रहा हूं, दिस इज अ इंसुलेटर। ये होता है इंसुलेटर, होता है किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। दिस इज अ इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। इंसुलेटर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट। ओके, ये भी इंसुलेटर्स होता है इलेक्ट्रिसिटी और हीट का, ये भी इंसुलेटर होता है इलेक्ट्रिसिटी और हीट का। ओके, इसका जो मॉड्यूलस होता है, टेंसिल सरफेस होता है, वो स्ट्रॉन्गर होता है कंपेयर टू द थर्मोप्लास्टिक की कंपैरिजन में। और इसके अगर मैं एग्जांपल्स बताऊं, वो एग्जांपल्स यहां पे बता रहा हूं, एग्जांपल्स ऑफ द थर्मोसेटिंग। तो उसमें आप लोग दो एग्जांपल पहले ले सकते हो, बेकेलाइट और दूसरे नंबर का एग्जांपल मेलेमाइन। दिस इज अ एग्जांपल्स ऑफ द थर्मोसेटिंग बच्चों। तो टोटल ऐसे 4 कैटेगरीज में हम लोग क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मोलेकुलर फोर्सेस को डिवाइड किया जाता है, इलास्टोमर, फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग। इलास्टोमर्स के अंदर इलास्टिक नेचर होता है, रीजन फॉर दैट वीक इंटरमोलेकुलर अट्रैक्शन फोर्स, जबकि फाइबर्स के अंदर लॉन्गेस्ट चेन होती है, ह्यूज मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसीलिए उसका वेट और पर्टिकुलर स्ट्रॉन्गर इंटरमोलेकुलर अट्रैक्शन फोर्स के बिहाफ में वो ज्यादा मॉड्यूल्स क्रिएट करता है, इसीलिए वो स्ट्रॉन्गर रहेगा। किसकी कंपैरिजन में? इलास्टोमर की कंपैरिजन में। दैट्स व्हाई इलास्टोमर में एग्जांपल हम लोग रबर वाले लेंगे, नेचुरल रबर है, गुना एन है, गुना एस है, नियोप्रीन, दिस ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ द इलास्टोमर। जबकि फाइबर्स में एग्जांपल्स हम लोग लेंगे नायलॉन वाले, नायलॉन 6 है, नायलॉन 6 है, स्टेरिलीन है, ओके, रेयॉन है, ये सब पर्टिकुलर्स आते हैं किसके अंदर? फाइबर्स के अंदर। फाइबर्स के अंदर नेचर क्या होता है? जो पर्टिकुलर दो रिएक्टेंट्स के बिटवीन इंटरमोलेकुलर फोर्स होता है, वो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। ओके, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग के अंदर आप लोगों को स्लाइटली ब्रांच पॉलीमर जैसा स्ट्रक्चर ब्रांच देखने को मिलेगी। इसके अंदर ये जो नेचर वाइज होगा वो ऐसे सॉफ्ट होता है और लो वेट के फॉर्म में होता है। हाँ, बट इसको अगर मैं टेम्परेचर दे रहा हूँ, मेल्ट कर रहा हूँ और अनदर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ, दैट्स व्हाई वो वन फॉर्म में यूज होगा। मतलब उसका टेम्परेचर में अगर वो अनदर प्लास्टिक में कन्वर्ट हो गया, फिर उसका मतलब है उसको फिर से मेल्ट करने के लिए कंपेयर टू द फर्स्ट टाइम जितना टेम्परेचर है उससे भी ज्यादा देना पड़ेगा। और उसके एग्जांपल्स में मैंने बताया हुआ है पीवीसी, पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, ये नॉर्मल प्लास्टिक है, सॉफ्ट प्लास्टिक है, वो मेल्ट हो जाता है, फिर उसको अनदर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए उसकी कंपैरिजन में भी क्या देना पड़ता है? उससे भी ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है। देन उसके बाद इलास्टोमर ऑफ द मोलेकुलर फोर्सेस। ये मतलब क्या है कि इलास्टोमर ऑफ द मोलेकुलर फोर्स, इलास्टोमर्स के अंदर जो मोलेकुलर फोर्सेस लगते हैं ना, उसकी कंपैरिजन में थर्मोप्लास्टिक में ज्यादा लगता है और फाइबर की कंपैरिजन में थर्मोप्लास्टिक में उसके कंपैरिजन में कम फोर्स लगता है। और थर्मोसेटिंग में क्रॉस ब्रांच पॉलीमर्स देखने को मिलता है, स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, इंसुलेटर्स ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और इसके एग्जांपल्स कौन से रहेंगे? बेकेलाइट्स एंड मेलामाइन्स, बोथ आर द एग्जांपल ऑफ द थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। होप्सो आप लोगों को ये जो 4th नंबर का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑफ द मोलेकुलर फोर्स है उसके बारे में बच्चे लोग आप लोगों को पता चल गया होगा। ठीक है, आज के लेक्चर के लिए इतना ही है। नेक्स्ट हम लोग उसके 5th टाइप के बारे में एग्जैक्टली पढ़ने वाले हैं, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। आज के लिए बच्चे लोग इतना, बाय।